हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नई पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। जैसा कि हम सभी दो अपने जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2017 और 18 की। 18 में ज़्यादा कोई रिपीटेशन नहीं थी, लेकिन अब हम आ गए 19th पर, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं अलग अलग टाइप में। टाइप पूरा सेम ही है, मतलब जो पैटर्न है वो सब सेम ही है क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके कुछ कुछ वैल्यूज़ बदल दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया है, तो उन सब के बारे में हमें इसके बारे में पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करेंगे हम 2019 का पेपर। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक बात, जो भी इस साल वाले में सिलेबस में नहीं होगा वो वाले टॉपिक अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से किसकी तैयारी में लगे हम 2023 की। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आएगा तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपन ने बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन ही जो तुम्हारा है इस साल नहीं है। ठीक है, तो चलो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पूछा है, देख लेते हैं कंपाउंड कौन कौन से है। ये देखो टर्शरी दिया हुआ है, ये अल्कोहल है और ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ सबसे पहले, तो ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, नाम सबके पता होने चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर है इसका? C2H5NH2। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा एल्कोहल है? ये है तुम्हारा एल्कोहल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा? एथेनॉल, C2H5O और ये H है। ठीक है, और फिर है तुम्हारा एक टर्शरी। कौन सा है तुम्हारा? टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या देखो, 3 बार जुड़ा हुआ है, क्या? CH3। ठीक है, कैसे जुड़ा है? नाइट्रोजन से 3 बार, ऐसा। ठीक है, ऐसे ये होता है तुम्हारा टर्शरी अमाइन। ये होगा टर्शरी, है ना? ये होगा तुम्हारा प्राइमरी, ये देखो, और ये है तुम्हारा लास्ट वाला एल्कोहल। ठीक है, ये तुम्हें 3 स्ट्रक्चर में तुम्हें ऑर्डर बताने हैं। तो हम सबको एक दो बातें पता है कि एल्कोहल का जो तुम्हारा कौन सा बॉइलिंग पॉइंट होता है सारे के सारे अमाइन से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको ही लिख लेंगे, क्या तुम्हारा? C2H5O और ये H। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होता है। क्यों हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बना लेगा। क्लियर है? अब देखो, 3-4 बातें तो तुम्हें ऐसे ही क्लियर होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के लेके। ठीक है, देखो, जो जल्दी टूट रहा है, ठीक है, जो जल्दी टूट रहा है उसका बॉन्ड, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जो देर से टूट रहा है, जिसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लो, जिसमें ब्रांचिंग होगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, ब्रांचिंग मतलब क्या हो जाएगा? उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही सरफेस एरिया कम हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ें याद रखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर अपन अकॉर्डिंग टू ये वाली चीज़ देखें, ये वाला फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है उसमें क्या लिखा है? देखो, ब्रांचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रांचिंग टर्शरी में ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है, जिसके कारण अपन देख सकते हैं कि प्राइमरी का स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, लेकिन टर्शरी का ऐसा कुछ जा रहा है। ठीक है, ब्रांच में है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना कम है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? यहाँ पर इसका ज़्यादा है, तो सबसे लोअर किसका होगा? इसका होगा, CH3। ठीक है, थ्राइस नाइट्रोजन, मतलब किसका होगा? टर्शरी अमाइन का। क्लियर? उसके बाद उसके बाद किसका है? फिर तुम लिख दो C2H, क्या लिखा है देखो? C2H5NH2। ठीक है, ये होगा प्राइमरी। क्लियर होगा ये वाला? तो मैंने क्या बोला, मेन चीज़ तो तुम्हें ये याद होनी चाहिए कि ब्रांचिंग अगर तुम्हारी ज़्यादा है मतलब सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो तुम्हारा क्या दिखेगा? बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। वैसे देखो, एक सर्कल अगर बन गया, सरफेस सर्कल मतलब तुम बॉल, क्रिकेट की जो बॉल है वो गोली क्यों होती है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, भाग तेज पाएगी। ठीक है ना, वो रीज़न होता है। और एक बात और याद रखो कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से क्या होता है? ज़्यादा होता है, अमाइन से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये अपने कुछ पॉइंट थे जिसमें तुम्हें ऑर्डर सिर्फ ये लिख के आना है, बस समझाने के लिए थोड़ा इतना लंबा अपन ने किया। क्लियर है? चल अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सी चीज़ें पूछी गई थी, क्या तुम्हारा? डिफाइन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एम्बिडेंट का मतलब समझ जाओ, जहाँ पे भी वर्ड आता है, जैसे एम्फोटेरिक हो गया,
एम्बिडेंट हो गया। तो ये सब एम्फोटेरिक अलग चीज़ है, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। जब जैसे भी एम टाइप के कुछ वर्ड आ रहे हैं, मतलब जो वो दो टाइप के बिहेवियर शो करेंगे। इसमें थोड़ा उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या तुम्हारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो होता है कि वो वाला न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जिसके पास अटैकिंग साइड ज़्यादा हो, अटैकिंग साइड जो हो वो ज़्यादा हो। मतलब जैसे कि अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, एक तुम्हारा साइनाइड है, ठीक है, तो क्या कर सकता है, जो नाइट्रोजन है ये भी अटैक कर सकता है किसी के साथ, ठीक है, ये भी अटैक कर सकता है, जो तुम्हारा कार्बन है ये भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो साइनाइड जो मॉलिक्यूल है, मतलब जो तुम्हारा साइनाइड है, साइनाइड एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो कि क्या होता है, एम्बिडेंट, क्या होता है तुम्हारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। रीजन समझ गए क्यों उसके पास, क्योंकि कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। तो मैंने सिंपल सी चीज बोली कि वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास अटैकिंग साइड एक से ज्यादा हो उसको अपन एम्बिडेंट बोलते हैं, ठीक है। एक और समझो एग्जांपल से, तो मैं नाइट्राइट की बात कर लो। नाइट्रेट तुम्हारा क्या होता है, एन डबल बॉन्ड O और एक O ऐसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ध्यान से समझना कि ये भी अटैक कर सकता है, ठीक है, ये भी अटैक कर सकता है, और इस नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, लोन पेयर होते हैं, तो ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, ठीक है। जब ये दोनों ही अटैक कर सकते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये वाला भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये एम्बिडेंट होगा, ठीक है। क्यों होता है ये, क्योंकि रेजोनेंस लग जाता है। रेजोनेंस कैसे लग जाता है, देखो यहां पर ये आ सकता है, फिर यहाँ पे चला जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो कभी ये भी अटैक कर सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। सेम एसीटेट आयन के साथ होता है। कैसे हो जाएगा, तो एसीटेट देखो ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो कभी ये वाला ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है, कभी ये भी कर सकता है। सर ये कैसे करेगा, तो ध्यान से समझना कि यहां पर जब ये अपनी बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये वाला ऑक्सीजन भी होता है, ये वाला ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, फिर ये वाला ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। समझ गए क्यों, क्योंकि रेजोनेंस लग रहा है इधर। रेजोनेंस क्या कर रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर क्या करेगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपन ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, शिफ्टिंग तो सबको आती ही होगी बॉन्ड की। तो ये ऐसा हो जाएगा, जिसके ऊपर जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर ये वाला ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करने लगेगा। क्लियर हो गया, मतलब जब एक से ज्यादा सेंटर हो, ठीक है, अटैकिंग सेंटर हो, तो उसको तुम क्या बोलोगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये लिख लेना, वही चीज है। देखो क्या है, ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइल्स, ठीक है, पजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, बताया था अभी, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। क्लियर हो गया, उसके पास क्या है, ज्यादा सेंटर है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब देखो एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इज एन एनायनिक, एनायनिक बताया था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हुज नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। एसीटेट आयन में देखा था, ठीक है, बाय रेजोनेंस। डिलोकलाइज किससे हो जाता है, रेजोनेंस के कारण, ठीक है। ओवर 2 अनलाइक एटम्स, वो सेम एटम भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं, और ओवर 2 लाइक बट नॉन इक्विवेलेंट एटम। नॉन इक्विवेलेंट मतलब कि वो सेम नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो डिफर होगा। क्लियर हो गया, जैसे कि अगर अपन बात करें, एक के ऊपर O नेगेटिव था, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर O डबल बॉन्ड था, देखो यहाँ पे डबल है, यहाँ सिंगल है, तो इक्विवेलेंट तो वो कहीं से रहेगा नहीं। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, तो तुम ये वाला लिख सकते हो, उसको मैं हटा देता हूं, तो आप लोग लिख लें पॉज करके, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है उसका स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या 7th क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या है कि स्टेट रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या तुम्हारे एक वोलेटाइल डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है तुम्हें, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा। ये क्या है, रॉल्स लॉ है वो वाले सॉल्यूशन का जिसके कंटेनिंग क्या वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब दोनों ही उड़ सकते हैं, दोनों ही कंपोनेंट जब तुम हीट दोगे तो उड़ सकते हैं, वो होता है वोलेटाइल का मतलब, ठीक। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्योंकि PYQ है और अपन रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। विच ओबे रॉल्स लॉ मतलब इसने क्या पूछ लिया तुमसे, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का पूछ लिया, ठीक है, यही होता है। तो अपन स्टेटमेंट देखते हैं, अपन स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट ये होता है तुम्हारा कि जो तुम्हारे वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी कंपोनेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ही मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अपन एग्जांपल से समझते हैं, देखो ये तुम्हारा कंटेनर हो गया जिसके अंदर क्या है, यहां पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें तुम्हारा A है और B मिलके बना रहा है एक सॉल्यूशन C, ठीक है, A B से मिलके तुम्हारा C सॉल्यूशन बना है, इसका ये डायग्राम अपन ने बनाया, ठीक है। तो इसने ये बोला कि पार्शियल प्रेशर
ऑफ कोई भी कंपोनेंट का ए का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। अपन किसकी बात करते हैं, पी ए की, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, ए के। पी ए क्या है तुम्हारा, देखो पी ए है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, किसका, ए का, ऑफ ए। ये तुम्हारा क्या है, इसको अपन बोलते क्या है, चाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। देखो 2 नंबर के लिए पूछा था तो तुम ये ऐसा नहीं कर सकती, तुम इसको भूल के आ जाओ, क्लियर है ना। तो ये अब जरूर लिखना पड़ेगा। और अगर पूछा है कि टोटल पेपर प्रेशर बताओ तो पी ए का क्या होगा, देखो पी ए हो जाए, पी बी हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाई बी के। जैसे ही हम ये साइन हटाते हैं तो हमारे क्या मिलता है, पी ए इज इक्वल टू मिलता है हमें पी नॉट ए, पी नॉट ए और फिर तुम्हारा चाई ए। अब सर पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है तुम्हारा प्योर का, ठीक है, प्योर का वेपर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे लिखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अभी तो ये सॉल्यूशन के अंदर ए था, ठीक है, तब जब प्रेशर आया तुम्हारा तब अपन ने उसको बोला पी ए। लेकिन अगर मान लो ये अकेला प्रेजेंट रहे सॉल्यूशन के अंदर, ऐसा मतलब कि इस वाले जो कंटेनर में सिर्फ क्या है तुम्हारा, ए प्रेजेंट है, तो जब इसका जब प्रेशर बनेगा, इसका जब प्रेशर बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। मतलब कि यहां पर कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक है, मतलब एकदम प्योर सिर्फ ए प्रेजेंट है, तब उसका प्रेशर बनेगा तो सिर्फ पी ए के ही मॉलिक्यूल रहेंगे, ए के ही मॉलिक्यूल रहेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, वही बोला है, ठीक है। तो यही बोला गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। जब तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक और तुम्हारी चीज आती है, इसको पी नॉट ए बोलते हैं, वो तुम्हारा प्योर होता है। क्लियर हो गया। अब इसको ऐड करके लिखना है तो सेम चीज पी बी में भी होगा, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी चाई बी, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो पी टोटल का मतलब क्या है, इस टोटल का प्रेशर कितना आया वो है पी टोटल, ठीक है। तो वो कितना आएगा तुम्हारा, पी ए प्लस पी बी। अगर बनाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, पी नॉट ए चाई बी, चाई ए, इसकी वैल्यू क्या है, पी नॉट बी चाई बी, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर में इतना नहीं पूछेगा वो। क्लियर हो गया, ठीक है। और अब हम सबको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो ओबे करे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ओबे करेगा मतलब उसका जो मिक्सिंग है, ठीक है, जो तुम्हारी मिक्सिंग है सॉल्यूशन की, जब तुम मिलाते हो उसको, वो 0 होता है, और तुम्हारा वॉल्यूम है वो भी 0 होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें तुमको लिख के आना है कैरेक्टरिस्टिक में। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, लिख के आओगे आंसर, ठीक है। ये तुमको ऐसे पूरे प्रॉपर वे में ऐसे लिख के आना है। क्या है तुम्हारा, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है तुम्हारा, H जो है वो कितना होता है, 0 होता है, और एक तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो भी कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। देखो द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। एक चीज और लिख के आना जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि जो A और B है उसका जो इंटरेक्शन है वो इक्वल ही होता है जब वो कंपोनेंट बना लेता है। मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है, A बना रहा है प्लस B का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा A और B मिलके, इन दोनों का जो रहेगा, इन दोनों का बीच का जो फोर्स है वो लगभग इसके सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा बोलता है आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन जैसी चीजें ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस तुम्हें ये लिख के आना है, मेन चीज मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर इक्वेशन होना जरूरी है, ठीक है ना, इक्वेशन होना जरूरी है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या बोला तुम्हारा, फॉर अ रिएक्शन, ये तुम्हें रिएक्शन दी गई है, ठीक है। अब उसमें क्या है, द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज गिवन बिलो, ठीक है। तो ये सब तो उसके बीच बीच में ऐसा हो रहा है, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है, पहले जो रिएक्शन हो रही है वो स्लो हो रही है और सेकंड रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या है तुम्हारा, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो रेट लॉ सबको पता है, कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है इज इक्वल टू होता है के, ठीक है, यही होता है के। अब कैसे लिखोगे उसको, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन है, मगर ये रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ अपन रिएक्टेंट की बात करते हो। रिएक्टेंट क्या क्या है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है तुम्हारा H2O2, और इस रिएक्शन को अच्छे से लिखने के लिए, क्योंकि I भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 2H2O2, ठीक है, इन प्लस हो रहा है किसके साथ, I माइनस के साथ, तब जाके बना रहा है 2H2O प्लस O2। अब I कहाँ गया, क्या हमें दिख रहा है, देखो कहाँ गया,
ठीक है, ये आई निकल गया वापस। क्लियर हो गया, तो अपन को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तुम्हारी मेन हो गई। तो रिएक्टेंट क्या क्या देखो, H2O2 और तुम्हारा I माइनस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, रेट लॉ। ये हो गया तुम्हारा पहला वाला रेट लॉ। ठीक है, सेकंड देखो क्या पूछा गया है, सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड है तुम्हारा राइट दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, वही रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिखोगे तुम, वैसे लिखोगे ऑर्डर, या फिर इससे निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हैं। क्या है देखो, जो तुम्हारा ऑर्डर है, ऑर्डर क्या बता रहा है, ऑर्डर है वो मेन किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की पावर के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या अपन एक्स और वाई करते थे डिवीजन रेस में, अपन ने पढ़ा ये वाला। ठीक है, क्या लिखता था मैं यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, यहाँ पर दोनों की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 1 + 1 = 2 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ दी ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या है तुम्हारी, तो इसमें लिखेंगे अपन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। क्लियर हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब है तुम्हारा थर्ड में पूछ रहा है आउट ऑफ स्टेप 1 और 2 विच वन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, हमको पता है कि जो भी स्लो रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन हमेशा क्या होती है, स्लो रिएक्शन इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये बात तो हमेशा याद रखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इन सब में से तुम्हारी स्लो रिएक्शन है कौन सी, तो यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारी जो 1 वाली है, जो क्या बना रहा है, H2O2 मिलके I- के साथ रिएक्ट कर रहा है, जब बना रहा है H2O और IO-, तो ये तुम्हारी है स्लो रिएक्शन। इसलिए हम लिखेंगे जो इक्वेशन तुम्हारी रिएक्शन 1 है, जो रिएक्शन 1 है वो तुम्हारी क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये बस लिख लेना, ये इतना ईजी है, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं, K, और रिएक्टेंट लिखते हैं उस साइड। ठीक है, जो उसके ऊपर लिखा जाता है इसको हटा देना। ठीक है, इसको हटा लेना क्योंकि ये नहीं है। अब जैसे ही तुम बात करोगे आगे, ऑर्डर की बात करोगे, तो सब दोनों के ऊपर ऑर्डर क्या है, 1-1 है। ठीक, तो अपन ने 1-1 ऐसा लिख दिया। ठीक, तो 1-1 क्या करोगे, जब प्लस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा, वही होता तुम्हारा ऑर्डर। अपन ने पढ़ा हुआ ये x + y = n से शो करते हैं ऑर्डर को। ठीक है, ऑर्डर को अपन n से शो करते हैं, ये मैंने बताया हुआ, n या फिर p से। क्लियर है, चलो देखो, अब हमें ये बात भी पता है कि जो स्लो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, तुम्हारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, तो वो अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो अपने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्लियर है, अब अपन आगे चलेंगे। देखो, अब तुमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 में, राइट आईयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये ठीक है, क्या देखो, ये है प्लेटिनियम, ये तुम्हारा क्या है, इथेन 1,2-डायमाइन। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, क्लोराइडो। ठीक है, जब अपन O कब लगाते हैं, जब किसी यहां पर क्या प्रेजेंट हो, कोई चार्ज प्रेजेंट हो, तभी लगाते हैं। ठीक है, तो देखो, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए अपन को एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाना है। ठीक है, तो चलो अपन इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम्हारा सेंट्रल एटम है, तो जो En होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। ठीक है, इसका होता है 0, और क्लोरीन का होता है -2, मतलब 2 है, -1 इसका होता है, इनटू जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, x + -2 = 0, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे 0 दिखा रहा है, तो x = कितना हो जाएगा, +2। मतलब प्लेटिनियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +2 है। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो अपन इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखोगे इसका, देखो, सबसे पहले क्या आएगा, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो। ठीक है, डाइक्लोराइडो बेस। ठीक है, इथेन, इथेन 1,2-डायमाइन, डायमाइन। ठीक है, 1,2-डायमाइन, ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि En को अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, En का जो नाम होता है वो मेन ये होता है, ये 1 और 2 है। ठीक है, 1,2-डायमाइन। क्लियर हो गया। अब क्या बचा, अब बचा तुम्हारा सेंट्रल एटम, तो लिखेंगे प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके 2, खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपने पहले क्यों लिखा क्लोरीन, ये बाद में क्यों लिखा, क्योंकि देखो ई कहाँ पे आता है, पहले सी आता है कि ई आता है, पहले सी आता है, तो अपन ने अल्फाबेटिक वाइज इसको ऐसे अरेंज किया। क्लियर। देखो, अब तुम्हें बनाना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ठीक है, देखो, जब भी तुम इनका बनाते हो कंपाउंड, तो हमें पता है कि जो पीटी है ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा। ठीक है, याद रखना, ऐसे बनता है कॉम्प्लेक्स। ये तुम्हारा बना रहा है, हर एक साइड पे ऐसे जुड़ा होगा ये। ठीक है, बीच में एंगल पे होगा। अब यहां पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पर ऐसे En जुड़ा हुआ है 2 वैलेंसी के साथ। ठीक है, और एक तुम्हारा कहां पे जुड़ा हुआ है, एक तुम्हारा यहां पे जुड़ा हुआ है। कैसे, देखो, ये तुम्हारा एक यहां पर बॉन्ड होगा, ऐसे जुड़ा रहता है En। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है डायरेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अब इसका आइसोमर बनाना होगा तुम्हें, तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे।
आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो है ये इस साइड आ जाएगा, बाकी का पूरा इस साइड आ जाएगा। कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा बॉन्ड है PT, ठीक है, ये रहा तुम्हारा PT। अब उसके बाद देखो एक Cl यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड, ये तुम्हारा बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर है तो यहीं पे रहेगा, सिंपल सी बात है, जब ये घूमेगा ये थोड़ी ना हिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा En ऐसे, ये आ जाएगा तुम्हारा E और N, ठीक है। देखो यहाँ पे था, घूम के इस साइड आ गया, क्लियर है। अब ये वाला इस साइड चला जाएगा तो ये देखो ऐसे देखेगा, ऐसे, ये रहेगा En इधर, Cl कहाँ पे था, एक Cl इधर है तो एक Cl इधर आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, ऑप्टिकल मतलब देखने में तुम्हें अलग लगे, उससे घूम जाए, मिरर इमेज वैसे ही, ठीक है। देखो ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है, यहां पर देख सकते हो ये लेफ्ट साइड पे है, अब ये राइट साइड पे है, ठीक है, ये राइट साइड पे है, अब ये किस पे है, तुम्हारा लेफ्ट साइड पे है, दिख रहा है। तो ये तुम्हारे बनते हैं, इसको कहते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसका और पार्ट जो क्या बोल रहा था, और पार्ट बोल रहा था कि यूजिंग आयोपेक नॉर्म्स राइट द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें इसके लिए फॉर्मूले लिखने हैं, तो चलो अपन इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। तो देखो क्या है तुम्हारा यहाँ पे, यूजिंग आयोपेक नॉर्म, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिखा है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ पे फिर है सल्फेट। जब भी राइट साइड मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के राइट साइड लिखा हो, मतलब ये स्पेयर के बाहर है, स्पेयर के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले स्पेयर बना लेता हूँ ऐसा, ठीक है। ये देखो ये मैंने बनाया स्पेयर, ठीक है, इतने में तो आ ही जाना चाहिए, इतना बड़ा कंपाउंड तो वो है भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, सल्फेट है तो ध्यान रखना ये क्या होगा, SO4 2- होगा, ठीक है। इनका बहुत खेल होता है। अब देखो क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर बोला है हेक्सा अमाइनो, मतलब 6 बार प्रेजेंट है तुम्हारे क्या, अमाइन, तो लिख देंगे NH3 6 बार, और कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, तो ऐसा, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब बात ये आती क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि कोबाल्ट की है 3, कोबाल्ट की है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो ये लिख देता हूं मैं +3, ठीक है। और अमोनिया हमें पता है वो 0 प्रेजेंट होता है, अमोनिया के क्या प्रेजेंट होता है, 0 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर का निकालना चाहूं, इसको मैं एक्स पुट कर देता हूं, तो देखो अब क्या होगा, इसका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं, ये +3, इसकी होगी 0 क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू हो जाएगा x, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का जो भी आया क्या तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर वो आया +3 आया, तो अब इसको न्यूट्रल तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये तुम्हारा 10th वाला चीज है, CONH3 6, यहां पर तुम्हारा क्या है +3, तो +3 इधर लिख रहा हूं, SO4 2- को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। स्टेबल करना है, कंपाउंड बनाना है, तो क्या करो, इसको नीचे इसको ऊपर लिख दो, तो क्या बन जाएगा, देखो ऐसा CONH3 ये 6 बार, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, इसको ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये थ्राइस हो जाएगा SO4 3 बार ऐसे प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो होगा ये फाइनल आंसर होगा, ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर, बन गया कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही तो बनाते थे ना हम, ठीक है। अगर भूल गए हो तो एक बार और देख लो, देखो ऐसे जब मान लो CaCl2 है, ठीक है, CaCl है, ये 2 प्रेजेंट होती है, इसकी 1 प्रेजेंट होती है -1, इसको नीचे करूंगा इसको ऊपर करूंगा तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा ऐसा CaCl2, तो वही तो करा है, ठीक है, वही तो मैंने करा है, क्लियर हो गया इतना, ठीक। तो तुम्हारा ये कंपाउंड बन गया। उसके बाद अब देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, ठीक है। ऑक्सिलेटो की मतलब ऑक्सिलेट की जो तुम्हारी वैलेंसी होती है, मतलब जिसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है 2, क्लियर है। तो अब देखो मेरे साथ साथ बनाते चलो, यहाँ पे पोटेशियम मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा बाहर साइड, ठीक है, तो मैं बना रहा हूं बाहर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, क्रोमेट क्या है तुम्हारा सेंट्रल एटम है, तो मैं लिख दूंगा ऐसा Cr, ठीक है। अब देखो ट्राइऑक्सिलेटो मतलब कितना प्रेजेंट होगा, C2O4 प्रेजेंट है 3 बार ऐसे बाहर, ब्रैकेट खत्म, क्लियर है इतना, ठीक है। C2O4 इतना प्रेजेंट है। अब देखो ये क्या स्पेयर कंप्लीट है या नहीं है वो निकालना पड़ेगा तुम्हें, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो यहां पर कितनी दी है इसकी, ये मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी 3 दिया है, ठीक है। हमें ये निकालना है इसका स्पेयर का कितना आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब ये हो गया +3, एक ही प्रेजेंट था, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसकी कितनी होती है -2, तो इसको मैं पुट करूंगा तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो इसकी होती है -2, यहां पे मेरे को इसका निकालना है, ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा +3 -6 इज इक्वल टू x, तो देखो साइन ऑफ बिग नंबर माइनस करो इसको, तो -3 इज इक्वल टू x, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर का आया -3,
अब इसको न्यूट्रल करने के लिए अपन ने पोटेशियम बाहर लगाया है, पोटेशियम की होती है +1, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा इसका, और +3 -3 को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल वाला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, फाइनल आंसर लिख लेते हैं अब एक बार लास्ट में। देखो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा, हेक्सामाइनो, तो मैं ऐसे लिखूंगा NH3, ठीक है, 6 बार प्रेजेंट है, किसके साथ प्रेजेंट है, कोबाल्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो, और ये तुम्हारा क्या है, सल्फेट, मतलब SO4 2- होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, होल थ्राइस, ये हो गया तुम्हारा पहले का आंसर, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है तुम्हारा, दूसरा बोल रहा है पोटेशियम 3 बार, क्योंकि न्यूट्रल करना है कंपाउंड को, ठीक है। और फिर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, क्रोमियम C2O4, और यहाँ पे कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार, देखो ट्रायल लिखा है, तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये एकदम बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये बोल रहा है 11th क्वेश्चन की आउट ऑफ दिस वाला कॉम्प्लेक्स एंड दिस वाला कॉम्प्लेक्स विच वन कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है, उनमें से कौन सा पैरा होगा, मोर स्टेबल होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। उनने एक चीज बस देखी रखी है तुम्हें, वो एक चीज ये है एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 होता है, बस ये देके रखा है, ठीक है। अब कैसे करना है वो हमारे ऊपर है, तो हमें करना ही पड़ेगा भाई। तो चलो अपन देख लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे COF6, ठीक है, यही है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज जो प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है, 3-, ठीक। और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं CO, ठीक है, EN है इस बार, वही है तुम्हारा जिसका अभी अपन ने नाम लिखा था, EN कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है। टोटल स्पेयर के ऊपर जो चार्ज है वो 3+ है। अब ध्यान से सुनना, मैटर ये करता है कि तुम्हारे इसके ऊपर कितना चार्ज है, सेंट्रल एटम के ऊपर, ठीक है, तो सेंट्रल मेटल के ऊपर तो कितना चार्ज है, तो यहाँ पर हमें वो निकालना ही पड़ेगा। इसका तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि EN का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CO का कितना होगा, +3 होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CO3+, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखने वाले। अब ध्यान से सुनना, वो तो अपना हो गया, अब इसका निकालना पड़ेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, इस जिसको अपन को निकालना होता है उसको अपन एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का होता है -1, ठीक है, तो मैं इसको रखूंगा प्लस, कितनी बार प्रेजेंट है, 6 बार, तो 6 × -1, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर जो चार्ज होता है वो अपन उसको राइट साइड पे रखते हैं, तो इसका मैं लिखूंगा 3-, मतलब -3 है वो। क्लियर है। तो अब मैं इसको पुट करूंगा, x इज प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3, माइनस है इस साइड जाएगा हो जाएगा +6, ठीक है, मतलब ये इसका पास माइनस है, ये हो गया +6, तो कितना आएगा, देखो साइन ऑफ बिग नंबर +3, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या करा है ध्यान से फिर से सुन लो, ये हो गया -6, ठीक है, ये कितना है तुम्हारा -3 है ये, ठीक है, ये तुम्हारा -3 है, ऐसा। क्लियर है। तो जब ये -6 इस साइड जाएगा ये हो जाएगा +6, तो ये क्या जाएगा, -3 + 6, साइन ऑफ बिग नंबर +3, ठीक है। तो कोबाल्ट का यहां पर भी जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कितना, +3, तो वैसे लिखूंगा CO3+, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब जब इसका तुम क्या निकालने वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कितना आएगा तुम्हारा, देखो ये आएगा 3d6 4s0 4p0 4d0, यही आएगा, ठीक है। सेम इसका आएगा क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। यहाँ पे मैं इसका भी लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 3d6 4s0 4p0 4d0। अब देखो सब चीज सेम लग रही है ना तुम्हें, सब चीज सेम लग रही है, वो है भी सेम, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है तुम्हारा EN ईथेन 1,2 डायमाइन, यही है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुन लो एक बात और अच्छे से लिख लो, ये जो तुम्हारा लिगेंड है ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग बोला तो अब ध्यान से समझते जाना, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, जब एक स्ट्रॉन्ग है तो ये होता है तुम्हारा वीक लिगेंड, ठीक है, ठीक। तो अब ध्यान से सुनो, देखो इसका मैं अब ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये तुम्हारा D है, D ऐसे ही प्रेजेंट होगा, 1 2 3 ये 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पे हो जाएगा 4s0, फिर तुम्हारा 4p0, 3 बार प्रेजेंट होंगे, इसको तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अभी रफ फिगर बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो तुम्हारा कैसे बना होगा, ये भी तुम्हारा सेम ही प्रेजेंट होगा ऐसे D,
ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर होगा तुम्हारा 4s2, ठीक, फिर होगा तुम्हारा 4p, ऐसे 1 2 हो गए 4p, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा डी कैसे होगा 1 2 3 4 5 ऐसे प्रेजेंट होगा। जरा इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, डी में कितने हैं 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन क्या करता है, ध्यान से सुनना आप, देखो फ्लोरीन क्या करेगा, वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। फ्लोरीन इतना वीक होता है कि वो इसको पेयर नहीं कर पाता, ठीक है, क्या होता है, वो इसको पेयर नहीं कर पाता, ये जो इलेक्ट्रॉन इनको पेयर नहीं कर पाता, और वो क्या करता है, बाकी के ऑर्बिटल में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहां पर भी ऐसे लिख रहा हूं, फ्लोरीन यहां पे होगा, फ्लोरीन यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कितने हो गए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, ठीक है। मतलब जो फ्लोरीन आ रहा है वो किस किस ऑर्बिटल में जा रहा है, वो तुम्हारे किस में जा रहा है, देखो यहां पर वो जा रहा है sp3d2 में, ठीक है। तो sp3d2 में जा रहा है वो, हाइब्रिडाइजेशन भी समझ लिया इससे हमने, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब देखो जब फ्लोरीन गया, तुमसे पूछा क्या है, ध्यान दो वहां पे, ठीक है, ये पूछा है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे अनपेयर्ड तो दिख रहा है, क्लियर है। अब अपन उसकी बात कर लेते हो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। कोबाल्ट है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके ही जैसा, लेकिन अब ध्यान से सुनो, क्या सुनोगे, सुनो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब ये आता है तो इन सबको क्या कर देता है, पेयर, ठीक है। 1 2 ये तो पहले से ही था, ये हो जाएगा, एक इस साइड में जाएगा ऐसा, और एक ऑलरेडी है, एक इधर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। मतलब हुआ क्या, ये जंप करा इधर आ गया, ये जंप करा इधर आ गया, तो देखो पूरे भर गए पूरे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या क्यों भर गए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए भर गए, क्लियर हो गए यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, ठीक, अब आएगा EN, तुम्हारा EN आके बैठ जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे बैठेगा एक EN, यहां बैठेगा एक EN, कितनी बार आए तुम्हारे, देखो 3 बार, एक आएगा तुम्हारा एक EN इधर बैठेगा, ठीक है, ऐसे आ गए वो बैठ गए। तो अब हम देख सकते हैं, अब हम क्या देख सकते हैं कि तुम्हारे यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ये हो जाएगा तुम्हारा डायमैग्नेटिक, ये हो जाएगा तुम्हारा डायमैग्नेटिक, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो इसका जो आंसर होगा ये किसका क्या होगा तुम्हारा, इसका COF6 3-, ये हो जाएगा। अब बताओ कि तुमसे पूछा गया मोर स्टेबल कौन सा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, सिंपल सी बात है, जिसका तुम्हारा फील्ड ज्यादा है, फील्ड मतलब उसकी जो पावर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा, ये आंसर होगा, देखो COEN, ये ट्वाइस, इसके ऊपर जो 3 कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये तो ये हो जाएगा स्टेबल, क्लियर, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट पूछा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वही तो, जो स्टेबल है वही तो अंदर जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा तुम्हारा, यही होगा, क्या तुम्हारा, देखो COEN, ये ट्वाइस, इसके ऊपर 3+, कॉम्प्लेक्स वही बनाता है जो स्ट्रांग हो, वो बनाता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। चलो अब देखो तुमसे पूछा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसका होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उनका होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे d ऑर्बिटल में, क्लियर हो गया। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका ही होता है क्या, हाई स्पिन, ठीक है। तो उसमें किसका होगा तुम्हारा, ऐसा CO लिखोगे, फिर लिखोगे FeF6, ये तुम्हारे कितना प्रेजेंट है, 3-, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये तुम्हारे स्मॉल ब्रैकेट है, तो ये तुम्हारे आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, ठीक है। यहां पे साइड में मैं पूरे आंसर लिख देता हूं, तो वो लिख लो एक बार अच्छे से। देखो पहला क्या है, पैरामैग्नेटिक पूछा है, पैरामैग्नेटिक तुम्हारा कौन सा होगा, ये वाला होगा COF6, ठीक है। यहां पे तुम्हारा 3-, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर तुम्हारा सेकंड वाला कौन सा है, COEN, ये भी तुम्हारा 3 बार प्रेजेंट है, ये हो जाएगा 3+, ये कौन सा है तुम्हारा, मोर स्टेबल। उसके बाद इनर ऑर्बिटल क्या बोला, जो स्ट्रांग है वही इनर बनाएगा, तो COEN 3 बार प्रेजेंट है, 3+ इसके ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्पिन वो करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, देखो यहाँ पर ये है CO, ठीक है, यहाँ पर F6 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा आंसर, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पूरे के पूरे सारे के अपन ने आंसर लिख लिए, और ये वाला 11th क्वेश्चन भी तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। और एक बार देख लेना चीजें भी NCERT में भी, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा दिया है, अपन ने इसको पूरा सम अप करके यहाँ पे लिख लिया है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं।
देखो 12th क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा बोल रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स ए और बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दो ही रिएक्शन दी है, ए और बी तुम्हें बताना है, ठीक है, ए और बी तुम्हें बताना है। तो बहुत इजी रिएक्शन है ये, डायरेक्ट रिएक्शन। देखो अपन ने पढ़ा हुआ है इसको ऑलरेडी कि अगर कुछ भी तुम्हें ऐसा दिख रहा है और KMnO4 दिख रहा है, मतलब कोई भी एरोमेटिक टाइप का दिख रहा है जिसके ऊपर CH2 CH3 है और KMnO4 दिख गया, तो इतना खतरनाक इसको ऑक्सीडाइज करना है कि लास्ट तक छोड़ना है। मतलब क्या है, मेरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं अल्केन को लास्ट तक करते ही जा रहा हूं ऑक्सीडाइज, तो क्या बनता है, हमें पता है KMnO4 इज अ वेरी क्या होता है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा KMnO4 के साथ, तो ये सीधा जाके छोड़ेगा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कहां पे छोड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, यही होता है लास्ट। लेकिन ध्यान से सुनो, यहां पर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, KOH की प्रेजेंट में हो रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, पोटेशियम बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा ये, ठीक है। जिसकी भी प्रेजेंस में होगा वहां पे तुम उसको लिख दोगे, जो भी सॉल्ट होगा। यहाँ पे NaOH होता तो वहां पे Na आता, यहाँ पे KOH है तो वहां पे K आ गया। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ये सब, ठीक है, क्लियर। चलो देखो, अब उनने डाल दिया H3O+, मतलब वो चाह रहे हैं क्या बनाना, देखो H3O+ डाल दिया इनने यहाँ पे, H3O+, मतलब एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, यहाँ पे से K हट जाएगा, बन जाएगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड COOH। बहुत इजी रिएक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हारी पहली रिएक्शन हो गई, काफी ज्यादा इजी। ए तुम्हारा क्या बना, देखो ए बना तुम्हारा पोटेशियम बेंजोएट, तुम्हारा बी क्या बना, तुम्हारा बेंजोइक एसिड, क्लियर है। तो इसको लिख लेना, यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा और बी क्या है। सिर्फ नाम मत लिख के आना, स्ट्रक्चर बना के आना, सिर्फ लिख के मत जाना, वरना वो सोचेंगे रट के आए थे, फंस गई, ठीक है। चलो देखो, यहां पर है तुम्हारा क्या, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। यहां पर OH प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा एल्कोहल प्रेजेंट है, साइक्लिक है, और ये ठीक है, यहां पे एरोमेटिक नहीं है, ये साइक्लो वाला है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल है ये, ऐसा समझ लो। चलो अब देखो, यहां पर CrO3 है, CrO3 क्या करेगा, इसको हमें पता है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ऑक्सीडेशन जब एल्कोहल का करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो तुम्हारा एल्कोहल है ये कौन सा डिग्री है, सेकंड डिग्री है। ध्यान से देखो, कैसे देखोगे, जिस पे ये कार्बन पे जुड़ा हुआ OH है, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है किससे, 2 कार्बन से, दिख रहा है, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। तो जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, तुम्हारा कीटोन बनेगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा बना दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर जोड़ दिया डबल बॉन्ड O, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पर रिएक्शन हो रही है सेमी कार्बाजोन के साथ, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अच्छे से देखना, ठीक है। यहां पर रिएक्शन देखो, उसने खुद लिख के दिया है, कैसा, पास में लिख रहा हूं मैं इसको, H2N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NHCO NH2, ऐसा लिख के दे रहा हूं, बिल्कुल साफ साफ उसने लिख के दिया था तुम्हें। देखो ये H2 और ये O, क्या निकालेगा, H2O बाहर, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल निकाल दो। देखो क्या बनने वाला है तुम्हारा, जो B बनेगा, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तुम्हारा बना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, डबल बॉन्ड जैसे का तैसा रहेगा, 2 हाइड्रोजन इससे निकले, 1 ऑक्सीजन इससे निकल गया, -H2O, वाटर बाहर निकाल दिया, ठीक है। पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ दो, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2। सर ये वाला भी तो हाइड्रोजन जा सकता था, यही क्यों गया, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये जाता तो इसके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा, इसके सपोर्ट में जो है बस यहां पर एक ही तुम्हारा क्या है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल बस हो रहा है, ठीक है ना, रेजोनेंस लगा है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये कहेगा यार इतने सारे लोन पेयर हैं हम कंपाउंड के पास, ठीक है, तो उसको मत जाने दो, तुम चले जाओ। तो यहाँ पे ये वाला सीन हुआ है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया, ये तुम्हारा कीटोन बना, ये तुम्हारा सेमी कार्बाइड बन गया, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें रिएक्शन करनी थी, काफी ज्यादा इजी थी, और ये इसने पूरा पूरा लिख के दिया था। देखो H2, अगर यहां तक पहुंच जाते ये तुम बना लेते, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनियम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन है भाई, इसने बता दिया, ठीक है, 13th क्वेश्चन ने डायरेक्ट तुम्हें बता दिया। इफ रेट कांस्टेंट K इज 4 × 10 की पावर -3 m, तुम्हारा m मतलब कंसेंट्रेशन और s इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स, ठीक है।
हाउ लॉन्ग विल रेट it takes to reduce the initial concentration of NH3 from 0.1 से 0.064 मोलर। बड़ा M मतलब मोलर, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीजें ध्यान देते चलता करो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को दो तीन चीजें तो बता दी उसने कि NH3 क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर NH3 यहाँ पर है, ठीक है। प्लेटिनियम की सरफेस में मान ले रहा हूँ ये एक क्या रॉड है प्लेटिनियम की, इसकी सरफेस पे वो डिकम्पोज हो रहा है कुछ कुछ, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 मतलब स्टार्टिंग में इसका जो कंसंट्रेशन था वो 0.01 था, अच्छा 0.0 मोलर था, ठीक है। बस इतना था, एक और जीरो अपन ने एक्स्ट्रा बोला, ठीक है। अब उसने ये पूछा है वो जब तक डिकम्पोज हो रहा है उसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 0.064 तक जब वो जा रहा है, ठीक है। तो उसका टाइम पूछा है ना, ठीक है। तो उसका टाइम बता दो, ये पूछा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू रिड्यूस, हाउ लॉन्ग पूछ लिया तो तुमसे टाइम ही पूछा है वो, ठीक है। तो अब क्या लगाओगे यहाँ पे, क्या हाफ लाइफ पीरियड लगाओगे या क्या लगाओगे, ठीक है। उसने हाफ की बात नहीं करी, उसने हाफ की बात नहीं करी, 0.05 हो जाता, ठीक है। वहां पे 64 है। तो अब क्या करने वाले हम, तो सबसे पहले हमें तो इक्वेशन पता होनी चाहिए किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हमें पता है, तुम ऐसे लिखना, ठीक है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये होती है, ऐसे लिख के आना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल टू होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, C नॉट, C इनिशियल की बात हो रही है, ठीक है, माइनस कंसेंट्रेशन तुम्हारा फाइनल वाला, ऐसे लिख रहा हूं। CT भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि एक टाइम के बाद तुम्हारा कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो तुम CT लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर हमें K पता है, इनिशियल पता है और तुम्हारा फाइनल पता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। देखो यहाँ पे 3 डंडे दिख रहे हैं, सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, तो तुम इजीली निकाल सकते हो। तो चलो मैं ऐसे लिखता हूं, K तुम्हारा कितना है, देखो 4 इंटू 10 की पावर कितना है, -3 मोलर है, अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इज इक्वल टू तुम्हारा कंसंट्रेशन इनिशियल कितना है, देखो 0.10, ठीक है। तो उसको मैं बाद में लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस कितना है 0.064। तो देखो मैं 0.1 को कैसे लिख सकता हूं, 0.1 पॉइंट के बाद मैं कितने भी जीरो लगा दूं कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उसको इजी करने के लिए मैं लगा रहा हूं यहाँ पे 3 जीरो ऐसे, ठीक है। 100 बना दिया मैंने इसको, क्लियर हो गया, मैंने इसको 100 बना दिया, क्यों, क्योंकि अगर 100 में से इसको माइनस करूंगा तो तुम्हें भी इजी दिखेगा, क्लियर है, ठीक है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करने अब जाऊंगा, ठीक है, अपॉन तुम्हारा क्या इंटू टी चल रहा है, इसके इंटू टी है ना यहाँ पे। चलो देखो जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 100 में से 64 जाएगा तो आ जाएगा 0.036, ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो यह जाएगा तुम्हारा T इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, ठीक है, यहां से मैं T की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3, -3 से -3 गया, 4 से 9 टाइम गया तुम्हारा 36, ठीक है। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा 9 सेकेंड, 9 सेकेंड। सेकेंड कैसे आया सर, सारी की सारी यूनिट जो अपन ने पुट करी है वो मोलर सेकंड इनवर्स में करी है, मोलर से मोलर कैंसिल, सेकंड बस बच गया, ठीक है। तो 9 सेकंड इनवर्स वो आ गया तुम्हारा, क्लियर है। सारी की सारी ये कंसंट्रेशन ही तो था, सिर्फ मोलर से मोलर कट गया, सेकंड ऊपर था वो ऊपर आ गया, ये नीचे था ऊपर आ गया, ठीक है। तो 9 सेकंड आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब अगर हाफ लाइफ पुट कर देता मैं, अब अगर हाफ लाइफ पुट कर देता, ठीक है, T हाफ बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है 2K, ठीक है। तो सर यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, T हाफ, लेकिन यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है, तुम्हें फाइनल नहीं मिल रहा है। फाइनल कैसे निकालते तुम, ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या पुट नहीं करे, तुम्हारा ये जो T हाफ है इसको पुट नहीं करे, क्लियर है। तो तुम्हें वो पुट करना है जहां पे तुम्हें फाइनल भी मिल जाए और इनिशियल भी मिल जाए। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, C इनिशियल माइनस C फाइनल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, C नॉट माइनस CT, जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे लिख सकते हो एक टाइम के बाद, ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम अपन ने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। 2019 का सेट 1 में तुम्हारा ये क्वेश्चन आया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन है, 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास है इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ इतना, मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ, देखो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, मतलब मैं बोल सकता हूँ प्योर का है, प्योर सॉल्वेंट का तुम्हारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, इसका मास इतना है इन वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि क्या और हमारे पास KF वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारा ये कहता है कि TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू मोलैलिटी,
मोलैलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब क्या होगा, वेट की बातें होंगी सब में, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अगर वेट तुम्हारे किस में है, ग्राम में है तो अच्छी बात है, वरना ठीक है यहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट अगर तुम्हारा ग्राम में है तो ठीक है, अगर तुम्हारा केजी में है, ठीक है, अगर ग्राम में रहा तुम्हारा सॉल्वेंट का वेट, ठीक है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट का WA इनटू, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर हो जाएगा 1000 से, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो देखो हमारे पास KF की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है, TF की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास प्योर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, देखो प्योर वाटर का गिवन है, दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा 271 है, मतलब सॉल्यूशन में जितना क्या हो रहा है, कम हो रहा है उसका है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ TF इज इक्वल टू क्या होता है, TF नॉट माइनस तुम्हारा TF, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो TF नॉट क्या है तुम्हारा, वाटर का, ठीक है, और कितना गिरा रहा है वो टेम्परेचर सॉल्यूशन बनने के बाद, माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, तो TF इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 273, दिख रहा है 273.15 माइनस, अब यहाँ पे देखो TF तुम्हारा कितना है 271, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 271.15, बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, अपन ने ग्राफ से पढ़ा हुआ था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ में कैसे बनता है सॉल्यूशन, सबको पता है। देखो क्या होता है, ये तुम्हारे सॉल्यूशन में कितना टेम्परेचर गिर रहा है किसी को सॉल्वेंट को मिलाने के बाद, किसमें, सॉल्वेंट में, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर का हमारे पास था, और यहाँ पर किसका गिवन है तुम्हारे पास, देखो सुक्रोज का गिवन है, तो यहाँ पे मैं TF की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्लियर हो गया। यहाँ पे तो TF की वैल्यू आ गई 2, सारी की सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 इज इक्वल टू KF की वैल्यू हमें निकालना है, तो मैं ऐसे का तैसा रख दिया, इनटू W, गिवन वेट कितना है, देखो 4% सॉल्यूशन है, ध्यान रखना 4% सॉल्यूशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सुक्रोज का है 4% सॉल्यूशन, मतलब क्या होगा, 4 ग्राम प्रेजेंट होगा किसमें, 1000 ग्राम के सॉल्यूशन में, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में परसेंटेज है तो 100 ग्राम में होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ गिवन वेट तुम्हारे सुक्रोज का कितना है 4 इंटू 1000 तो है ही है, तो उसको मैं लगा दूंगा, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342 लिख दिया, इनटू, अब बताओ सॉल्वेंट तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, खुद दिमाग लगाओ, ये रहा सॉल्यूट जिसको मिला रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या सॉल्यूशन बना रहा है 100 ग्राम, तो बताओ जब तुम्हारे पास सॉल्यूट है सॉल्वेंट तो कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं 100 माइनस 4 ग्राम कर दूं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 96 आ जाएगा, और 96 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, 96 ग्राम क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्वेंट, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पुट कर देते, तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया 96, हमें सिर्फ KF की वैल्यू चाहिए है, सारी वैल्यूज को हम इधर कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 342 इंटू 96 इज इक्वल टू KF अपॉन 4/1000, ठीक है, इससे ये कैंसिल, 2 यहाँ पे कितना जाएगा, देखो फिर ये जाएगा 48, लगभग ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये देखो 418, क्लियर है, काफी ज्यादा इजी कैलकुलेशन है, क्या दिक्कत है, ठीक है। और बाकी का इसको कैलकुलेट करोगे तुम तो तुम्हारा आ जाएगा, KF की वैल्यू आएगी तुम्हारी 17.1, KF कितना आएगा तुम्हारा 17.1। अब घबराने की बात ही नहीं है, क्यों नहीं है, KF आ चुका है, TF तुम्हें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तुरंत खट से देखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है, यहाँ तक तुमने लिख ही लिया होगा। चलो अपन आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। चलो अब हमें देखना है कि इसके लिए तुम्हारे ग्लूकोज के लिए, तो जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे सेम फॉर्मूला रहेगा क्या, TF इज इक्वल टू KF, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, मोलैलिटी मतलब गिवन वेट, ठीक है, तो मैं लिखूंगा गिवन वेट इनटू तुम्हारा क्या, फिर तो रहेगा 1000, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा सॉल्वेंट ग्राम में है तो 1000 ऊपर आता ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू तुम्हारा क्या रहेगा, फिर यहाँ पे वेट रहेगा किसका, तुम्हारे सॉल्वेंट का, ठीक है, इन सबको B लिख लो और इनको A लिख लो, हमने पता है क्यों A और B क्या है, सॉल्यूट को हम B से शो करते हैं, सॉल्वेंट को हम A से शो करते हैं, ठीक है, सबको पता होगा यहाँ पे। चलो अब देखो TF की वैल्यू हमें निकालना है, तो TF इज इक्वल टू मैं रखूंगा, देखो KF की वैल्यू कितनी निकाली 17.1, क्लियर हो गया, इनटू गिवन वेट कितना है, देखो 5% है तो कितना होगा 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 ग्राम है, ठीक है, ये रहेगा 1000, अगर तुम्हारा KG रहता तो हम 1000 नहीं करते, क्लियर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, तो लिख दूंगा मैं 180 इनटू यहाँ पे देखो गिवन वेट 5% का सॉल्यूशन है, दिमाग लगाओ, 5% का सॉल्यूशन में 100 ग्राम बना रहा है सॉल्यूशन वो, ठीक है, 5 ग्राम 100 सॉल्यूशन में, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो बताओ सॉल्वेंट कितना, सॉल्वेंट रहा तुम्हारा 95 रहा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, या फिर ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 5 ग्राम,
ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। कैलकुलेशन में मत समझ ले, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ उतना, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इसको, देखो ये अपन को या तो तुम ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। तो मैं ये वाला बस लिख देता हूँ जिसमें तुम्हें क्लियर रहे, है ना। तो चलो ये रहा तुम्हारा कैलकुलेशन, तुम्हें साफ साफ दिख रही है। इनको अपन निकाल के देखते हैं। टी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.1 इंटू 5 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। अब इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ जैसे ऊपर लिख रहा था मैं पहले 95। क्लियर हो गया यहाँ पे तक, ठीक है। अब टी एफ की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। टी एफ की वैल्यू निकालो, कितना आएगा टी एफ इज इक्वल टू तुम्हारा, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आएगा 4.75 केल्विन, 4.75 केल्विन आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया कि ग्लूकोज कितना टेम्परेचर रख रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकाला, सॉल्यूशन में तुम्हारा कितना टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे निकालना ना तुम्हें, तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा, इसी वैल्यूज को पुट करो, ठीक है। यहाँ पे टी एफ की वैल्यू में आ चुकी है हमारी 4.75 केल्विन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 273, क्योंकि प्योर का कितना रहता है 273.15 माइनस टी एफ। माइनस टी एफ क्या है तुम्हारा, जब तुम्हारा सॉल्यूशन ग्लूकोज का निकालना है, ठीक है। ये तुम्हारा सॉल्यूशन का पूरा हो गया, ये रहा तुम्हारे सॉल्यूशन में कितना गिरा, और यहाँ पे तुम्हें निकालना है कि ग्लूकोज ने कितना गिराया, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लो क्या जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू जाएगा 273.15, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 4.75, सारे के सारे केल्विन में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे टी एफ इज इक्वल टू ये लगभग आएगा तुम्हारा 268 पॉइंट कुछ केल्विन आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, समझ में आ गया इतना। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्या क्या हुआ चीज़ों में, तो ठीक है हमें 2 चीज़ें लगी यहाँ पे, ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 268 लगभग, है ना। अब देखो क्या क्या हुआ चीज़ों में। सबसे पहले हमें लगी के एफ की वैल्यू, के एफ की वैल्यू लगी, कहाँ से निकाली हमने, वही टी एफ से निकाली। टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ और मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी हमने किसकी पुट करी, सबसे पहले सुक्रोज की, सुक्रोज की पुट करी तो हमें क्या मिल गई, टी एफ की वैल्यू मिल गई, के एफ की वैल्यू मिल गई, है ना। यही के एफ की वैल्यू हमने आगे ली, यूज किया किस में, वही तुम्हारा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये किसका मोलैलिटी है, तुम्हारा ग्लूकोज का। जब इसका निकालोगे तो तुम्हारी टी एफ किसकी जाएगी, सॉल्यूशन का जाएगा। जब तुम्हारा सॉल्यूशन वाटर प्लस ग्लूकोज रहा है तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है प्योर वाटर की कितनी होती है, प्योर वाटर का टी एफ तुम्हें गिवन है, ठीक है, ये तुम्हारा गिवन है और नॉर्मली पता भी होता है। तो अब खुद बताओ, प्योर वाटर का तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन का तुमने निकाल लिया, तो ग्लूकोज का निकाल सकते हो। बस सारी वैल्यूज को पुट करके हमने वही फॉर्मूला से टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ से निकाल लिया, ठीक है। ये तुम्हारा किसका है, ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन का, ठीक है। ये तुम्हारा ग्लूकोज का है और ये रहा तुम्हारा किसका, तुम्हारे प्योर वाटर का। तो मैं लिखूंगा प्योर वाटर, ठीक है। थोड़ा सा रफ लिखा है, समझ लेना। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आंसर तुम्हारा लगभग 268 पॉइंट कुछ केल्विन आएगा, समझ में आ गया इतना, क्लियर।